यहाँ तक यदि हमको टारगेट पास करना है तो एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी कि हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, कि क्योंकि खुजली आपको हुई है उसे मिटाने की दवा आप ही खोजेंगे, दूसरा कोई नहीं खोजेगा। जय हिंद। आज के हम इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, और उसके साथ साथ हम लोग इस टॉपिक से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उन सब को कर लेंगे इसी वीडियो में, ताकि आपका एक भी नंबर नहीं छूटे। ये जो बुक आप लोग देख रहे हैं ये आपका क्वेश्चन बैंक है, और इसी के इसमें जितना भी पूछेगा ये सारे बात आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो में 3 प्रतिबिंब को पढ़ा दिया है। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जब बिंब को अनंत पर रखी हो तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बता दिया है। जब बिंब को दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच में दर्पण के केंद्र और अनंत के बीच में रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, और जब बिंब को दर्पण के केंद्र पर रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। ये तीनों केस आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग चौथा केस ले रहे हैं। जब बिंब को दर्पण के केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक दर्पण लेते हैं। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बिंब और वक्रता केंद्र के बीच में जब केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में जब बिंब को रखा जाए तब अवतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा उसका कैसा होगा। ये देखिए आपका केंद्र है और ये आपका फोकस बिंदु है, इन दोनों के बीच में आपको रखना है। यहाँ पर हम रख दे रहे हैं बिंब को। ठीक है, अब बिंब को यहाँ पर रखा गया है। बिंब को यहाँ पर रखा गया है। अब हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग 2 किरण की आवश्यकता होती है। पहला किरण हम लेते हैं मुख अक्ष के समांतर, और पहला किरण जब हम मुख अक्ष के समांतर लेते हैं तो याद कीजिए कि हमने आपको किरण आरेख में जब पढ़ाया था कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरती है, तो फोकस बिंदु से। तो ये आपका जो प्रकाश की किरण होगी फोकस बिंदु से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम एक किरण लेते हैं दर्पण के केंद्र से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो कोई दर्पण के केंद्र नहीं है, तो यहाँ से यदि हम लोग देखें ये हो जाएगा आपका दर्पण के केंद्र से एक किरण ले लिए, दर्पण के केंद्र से एक किरण लेते हैं, और हमने आपको बताया था कि जब दर्पण के केंद्र पर कोई प्रकाश की किरण आती है तो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, यानी कि दर्पण के केंद्र से ही उसका परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए कि ये जो दोनों किरणें हैं, ये दोनों किरणें आपस में यहाँ पर काट रही हैं। अब परिवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें आपस में यहाँ पर काट रही हैं, तो हमने आपको बताया था कि जब भी प्रकाश की किरण आपस में परिवर्तन के पश्चात जहां भी काटती है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है, और ये दोनों किरणें पर आपस में परिवर्तन के पश्चात यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब पूछेगा आपसे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, तो देखिए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना है। प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र के पार, दर्पण की ये जो वक्रता केंद्र है इसके पार में बना है प्रतिबिंब। ठीक है, अब ये पूछेगा कैसा बना है, तो वास्तविक और उल्टा। कैसे, ये अब हम लोग पता करेंगे कि वास्तविक और उल्टा क्यों। देखिए कि हमने आपको बताया था कि जब भी वास्तविक किरण काटेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, जब भी आभासी किरण काटेगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और ये दोनों किरणें वास्तव में काट रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब देखिए कि प्रतिबिंब का आकार और बिंब के आकार में क्या अंतर है। तो देखिए कि बिंब का आकार इतना छोटा है और इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, तो बिंब का आकार कितना है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बिंब के आकार से बड़ा। अब आपसे पूछेगा कि बिंब की स्थिति कहाँ पर है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति देखिए यहाँ पर है, दर्पण के केंद्र के पार में है, और उससे पूछेगा कि दर्पण, और उसके बाद पूछेगा कि प्रतिबिंब किस प्रकार की है, तो प्रतिबिंब जो है आपका वास्तविक और उल्टा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति,
अब आइए आप सबसे पहले देखिए कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है। तो आप लोग देखिए कि प्रतिबिंब यहाँ पर बना है और कहाँ पर बना है, तो दर्पण के केंद्र के पार। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, दर्पण के केंद्र के पार। तो यहाँ पर डालेंगे दर्पण के पार, दर्पण के वक्रता केंद्र के पार। अब देखिए प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है, यानी कि बिंब जो है उसका जो प्रतिबिंब बना है उसका आकार कितना बड़ा है, प्रतिबिंब से बिंब से छोटा है या बड़ा है। आप लोग देख रहे हैं कि बिंब जो है आपका इतना छोटा है और इसका प्रतिबिंब आप लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा बन रहा है। तो बड़ा बिंब से बड़ा बन रहा है, बड़ा। उसके बाद देखिए कि प्रतिबिंब की प्रकृति आपसे पूछ रहा है कि मतलब प्रतिबिंब जो है वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है आप लोग देखिए कि वास्तविक है, वास्तविक किरण काट रही है तो वास्तविक होगी। तो वास्तविक अब हमने आपको बताया था कि वास्तविक किरण कभी भी उसका प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा ही बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी क्या होता है, उल्टा। अब चलिए, अब हमने जैसे आपको बताया था कि पहले ही कि इस टॉपिक से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा उन सबको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पहले कैसे पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि जब बिंब को दर्पण के केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। यानी कि वो जो प्रतिबिंब होगा उसका वो किस प्रकार की होगी, वास्तविक होगी कि उल्टा होगी, वास्तविक होगी कि सीधा होगी। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों जब, तो सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या करना है कि किसी भी बिंब को लेना है और उसके केंद्र और फोकस बिंदु के रखकर ऐसे काट देना है। और काटने के बाद आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों किरणें वास्तव में काट रही हैं, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। ये आपसे एक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। या फिर ऐसे पूछेगा कि जब बिंब को केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। या फिर उसमें दिया रहेगा कि बिंब से बड़ा होगा, या फिर उसमें दिया होगा ऑप्शन की दर्पण के केंद्र के पार। इन तीनों में से कोई एक दिया होगा और तीन को जो ऑप्शन होगा वो दूसरा कुछ होगा। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक मार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि जब बिंब को दर्पण के केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब बिंब के आकार से क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा कि बराबर होगा कि क्या होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जब दर्पण के केंद्र के बीच में इसको दर्पण के केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखी गई है तो इसके द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा है, बिंब से बड़ा है। ठीक है, इसी तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में इससे घुमाकर कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप चाहें तो यहाँ तक आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी आपका पैसा खर्च नहीं होने वाला है, वो बिल्कुल फ्री में लगाया गया है। ठीक है, आप ही लोगों के लिए तो लगाया गया है, तो आप उसको यूज कीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन कहाँ है, तो आप जैसे ही देखेंगे कि जहाँ सब्सक्राइबर लिखा होता है उसके ऊपर एक थोड़ा सा एरो का चिन्ह होता है मोबाइल में, वहां पर जैसे ही आप टच करेंगे तो वहां पर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में चल जाएंगे और वहां पर जाने के बाद आपको लिखा होगा वीडियो नंबर 4 का पीडीएफ, वीडियो नंबर 5 का पीडीएफ, वीडियो नंबर 6 का पीडीएफ, वीडियो नंबर 7, इसी प्रकार से। तो जिस वीडियो का आपका पीडीएफ डाउनलोड करना हो उस पर आप टच करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग 4 नंबर केस पर है, केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में जब बिंब को रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। इस ऑब्जेक्टिव भी हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि जब बिंब को फोकस बिंदु पर रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा कैसा होगा। 5वां नंबर प्रतिबिंब यही है कि जब बिंब को फोकस बिंदु पर रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि जब फोकस बिंदु पर रखी गई तो एक किरण लिए है मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरा किरण लिए है वक्रता केंद्र से। और हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है और दर्पण के केंद्र पर आने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, मतलब कि दर्पण के केंद्र से ही होकर परिवर्तित हो जाती है।
और ये दोनों किरणें आपस में जहां भी परावर्तन के पश्चात काटेगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों किरणें आपस में परावर्तन के पश्चात अनंत पर काटेगी। अब कैसे ये तो आपको पता नहीं चल रहा है। देखिए यहां से आपको पता चला कि हल्का हल्का ये अंदर की तरफ मुड़ी है और ये भी अंदर की तरफ, मतलब इन दोनों का जो डायरेक्शन है यहां से ऐसे है और इसका जो डायरेक्शन है ऐसे है। ये जो डायरेक्शन है इस तरह से है और इसका डायरेक्शन इस तरह से है। अब ये दोनों आपस में देखिए कि यहाँ पर चौड़ाई और यहाँ पर, ये दोनों आपस में अपने धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित हो रहे हैं और ये अनंत पर जाकर, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अनंत पर जाके मिलेगी, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर ही बनेगा। ठीक है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब देखिए कि आपको पता चला कि दोनों वास्तविक किरण है, तो वास्तविक किरण जब दोनों जाके अनंत में काटेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगी, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद देखिए कि प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार भाई कहाँ बनेगा? अनंत पर है, तो अनंत पर जब बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा। प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा होगा? वस्तु से बहुत बड़ा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक किरण काट रही तो वास्तविक और उल्टा होगी। उसके बाद पूछेगा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? तो अनंत पर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति तो अनंत पर। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार 12। आप लोग देख पा रहे हैं कि जब केंद्र से एक किरण लिया गया तो केंद्र पर लौट गया, फोकस बिंदु पर जब बिंब को रखा गया तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लिया गया है, तो फोकस बिंदु से होकर गुजर गई और ये दोनों किरणें आपस में अनंत पर जाके मिल रही हैं। जब दोनों किरणें आपस में अनंत पर जाके मिलेगी तो अनंत पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा और अनंत पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो वो तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। तो आपसे पूछेगा कि प्रतिबिंब का आकार तो बहुत बड़ा हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो अनंत पर। और प्रतिबिंब की प्राकृतिक, तो जब दोनों वास्तविक किरण काट रही है तो प्राकृतिक कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। ठीक है, अब यदि आप लोग को, अब इससे हम लोग समझते हैं कि इससे कितना आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपके एग्जाम में। देखिए आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे इससे पूछेगा कि जब बिंब को फोकस बिंदु पर रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृतिक कैसी होगी, मतलब कि उसका प्राकृतिक पूछ रहा है, डायरेक्ट ऑप्शन है, थी पहुंच जा रहा है, तो वास्तविक और उल्टा होगी। तो ये आपसे पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ देगा कि जब बिंब को दर्पण के केंद्र पर, जब बिंब को दर्पण के फोकस बिंदु पर रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की आकार कैसा होगा? तो बहुत बड़ा होगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे यही पूछेगा। अब 1 नंबर के पूछे चाहे 2 नंबर के चाहे 5 नंबर के पूछे। एक और बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर से आपके 8 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन से। अगर 8 नंबर से 1 नंबर भी कम आया तो मैं इसका गारंटी देता हूँ कि 1 नंबर कम नहीं है। 8 नंबर से इसमें 1 नंबर भी कम नहीं हुआ। जितना आगे हो जाए 8 नंबर से जितना अधिक हो जाए इसका मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन 8 नंबर से आपका 1 भी नंबर इसमें कम नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात है कि ये जो चैप्टर है प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर से आपका 1 नंबर भी कम नहीं होगा 8 नंबर से। भले 8 नंबर से जितना अधिक हो जाए इसका मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि जब अवतल दर्पण को जब बिंब को फोकस बिंदु पर रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वो कैसा होगा? तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा अनंत पर बनेगा और उस प्रतिबिंब का आकार होगा बहुत बड़ा और प्रतिबिंब की प्राकृतिक होगी वास्तविक और उल्टा। ठीक है, या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव में, या फिर आपसे 2 नंबरिया में ऐसे पूछ सकता है कि जब बिंब को फोकस बिंदु पर रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। ठीक है, 1 नंबर ये देगा और फिर उसके बाद पूछ देगा कि जब बिंब को वक्रता केंद्र पर रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। तो उस समय आपको दोनों को इस तरह से चित्र बनाकर लिखना होगा और चित्र बनाकर लिखने के साथ साथ इनका जो है सब लिखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्राकृतिक, ये तीनों को आपको उस समय लिखना होगा। ठीक है, तब जाके आपका 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक यदि आप बात समझ गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
एक और किरण लेते हैं, एक और केस लेते हैं हम कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब में कि जब बिंब को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। ठीक है, तो छठा नंबर है आपका, छठा नंबर है आपका कि जब बिंब को फोकस बिंदु और ध्रुव यानी कि ध्रुव P के बीच में रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेंगे, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। चलिए हम लोग समझते हैं कि जब बिंब को दर्पण के फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम बिंब को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो फोकस बिंदु यहाँ पर है, तो इसके बीच में, और ध्रुव के बीच में, ध्रुव आपका यहाँ पर, इन दोनों के बीच में हमने रख दिया बिंब को। ठीक है, बिंब को रखने के बाद अब आप जानते हैं कि पहला किरण हम लेते हैं मुख अक्ष के समांतर, और मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरती है? तो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा किरण लेते हैं दर्पण के केंद्र से, और दर्पण के केंद्र पर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरती है? पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, और ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। अब ऐसे करने के बाद अब आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ तक जो देखिए ये जो किरण है दोनों की डायरेक्शन इस तरह से है, ये दोनों किरणें ऐसे जा रही हैं, ऐसे परिवर्तन के पश्चात ऐसे एक दूसरे से दूर होते जा रही है। ठीक है, अब ये दोनों दूर होते जा रही है, तो आपको पता चला कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहीं मिलेगा ही नहीं। अब मान लो कि कोई एक व्यक्ति है और यहाँ से ऐसे तिरछे जाने लगा, हम लोग यहाँ से ऐसे तिरछे जाने लगे, हम लोग दोनों आदमी एक दूसरे को मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार ये दोनों किरण है कि परिवर्तन के बाद जब फोकस बिंदु से ये परिवर्तित होकर जा रही है और वक्रता केंद्र से, दोनों का डायरेक्शन इस तरह से है, एक दूसरे के विपरीत होते जा रही है धीरे धीरे। अब ये दोनों एक दूसरे के जब विपरीत हो रही थी, ये हम लोग को सीधा अनुमान लग रहा है कि ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अब ये कहीं पर नहीं मिलेगी तो भाई इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। यदि हम इस किरण को देखें यहाँ से आभास करके, यहाँ से, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से जा रही है। अब देखिए कि यहाँ से यदि हम लोग देखें डायरेक्शन से, तो ये जो किरण जा रही है फोकस बिंदु से होके, वो आपको पता चलेगा कि यहाँ से गुजर के जा रही है, यहाँ से और एक और किरण, और इस किरण को हम लोग देखें, ये भी किरण तो आपको पता चलेगा कि यहीं से जा रही है। ठीक है, और इस किरण को देखिए, ऊपर वाला जो केंद्र से होके जा रही है, इस किरण को हम लोग देखें तो आपको पता चलेगा कि यहीं से जा रही है। और ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, आभास करती हुई यहाँ पर काट रही है, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और आप लोग बताइए कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो हमने आपको बताया था कि जब वास्तविक किरण काटेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी किरण काटेगी तो आभासी प्रतिबिंब। ये थी आपकी वास्तविक किरण और ये है आपका आभासी प्रतिबिंब। आभासी किरण और आभासी किरण दोनों यहाँ पर काट रही है, तो प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो आभासी तथा सीधा। जब भी आभासी किरण काटेगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है, तो इसलिए प्रतिबिंब किस प्रकार का बना है? आभासी। अब देखिए कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब आपका बिंब किधर है? बिंब इधर है, जो है आपका फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में, और प्रतिबिंब कहाँ बना है? दर्पण के उस पार बना है, और दर्पण के उस पार जब बना है तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ होगी? दर्पण के पार। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी? दर्पण के पार। उसके बाद देखिए कि जब बिंब को ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में रखी गई है, तो इस बिंब द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कितना बड़ा है? ठीक है, ये जो देखिए बिंब है, और ये आपका बिंब है, और ये आपका प्रतिबिंब है। आप लोग सही अनुमान लगा रहे हैं कि बिंब जो है छोटा है और इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा पड़ रहा है, तो इसीलिए लिखेंगे कि आवर्धित प्रतिबिंब।
कैसा प्रतिबिंब बनाए, तो आवर्धित प्रतिबिंब। ठीक है, तो आपसे इसी तरह से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेगा कि जब बिंब को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखी जाए तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में लिखिए। तो इस तरह से यदि आपसे पूछेगा तो वो 2 नंबरिया में पूछेगा और 2 नंबर देगा भी, लेकिन उसको आपको ऐसी तरह चित्र बनाना होगा। उसके बाद इस ये जो तीनों बात लिखवाई गई, ये तीनों बात आपको लिखना होगा, तो उस समय आपको 2 नंबर। यदि आपसे ऐसे पूछ दे कि बिंब को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति आप लोग देख पा रहे हैं कि दर्पण के पार है, तो दर्पण के पीछे चाहे दर्पण के पार। ठीक है, उसके बाद ऐसे पूछा कि अवतल दर्पण जब बिंब को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। ये जो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है वो कितना बड़ा होगा, तो ये आप लोग देखें आवर्धित है, मतलब कि बहुत बड़ा है बिंब से, वही है आपका। उसके बाद आपसे ऐसा पूछा कि जब बिंब को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखी जाए तब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति का आपको आभासी तथा सीधा होता है। और इस क्वेश्चन के यही क्वेश्चन बार बार ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सारा जितना भी होता है वास्तविक और उल्टा ही होता है, लेकिन एक वही बाद में अपवाद है, यह एक बाद में खचरा है जो उन बाद में लास्ट में आभासी तथा सीधा बन जाता है। ठीक है, तो एक चलते एक ही नंबर लड़का के कट जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ हम लोग अवतल दर्पण वाला 6 जो जितने 6 प्रतिबिंब बनते हैं उन सब के बारे में पढ़ लिए। 3 प्रतिबिंब को पिछले वाले वीडियो में पढ़े हैं और 3 प्रतिबिंब इस वीडियो में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में, और उससे जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको सबको भी बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक यदि आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को केवल पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। हमारे वीडियो में जितना भी आपको बताया जाएगा वो सभी आपसे आप चाहें तो हम इसके पीछे जितना भी पढ़ाए हैं उन सबको आप चाहें तो उठा कर देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में अगर उस सबको नहीं पूछा होगा पिछले वाले साल में 2011 से लेकर 2022 तक ले, तो हमारा नाम बदल दीजिएगा, पूरा पूछा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा पढ़ाने का तरीका होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम क्वेश्चन बैंक उठाते हैं, फिर उसके बाद मॉडल पेपर, फिर उसके बाद बीबीडी गाइड, और उसके बाद हम लोग उठाते हैं क्या, उसके बाद बुक। इन चारों से मिलाकर एक कॉमन फैक्टर निकाल के उसके बाद आपको बोर्ड पर लाया जाता है, और वही मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, और वही मटेरियल आपको पीडीएफ में भी दिया जाता है, और वही मटेरियल आपको बोर्ड पर भी दिया जाता है, जिससे बच्चा को और भी दिक्कत ना हो और आप बोर्ड एग्जाम में कम से कम तो 400 नंबर ला सकें, और अधिक से अधिक 475 यदि आपका कम हो गया तो कहिए। ठीक है, लेकिन इसके यहाँ तक यदि आपको टारगेट पास करना है तो एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी कि हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, कि क्योंकि खुजली आपको हुई है उसे मिटाने की दवा आप ही खोजेंगे, दूसरा कोई नहीं खोजेगा। ठीक है, तो अच्छी से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और उसके बाद हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। तो आइए हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। तो देखिए उत्तल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो 2 होता है, एक होता है अनंत पर जब बिंब को रखी जाए तब, और एक होता है अनंत और ध्रुव के बीच में बिंब को रखी जाए तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अनंत पर जब बिंब को रखी जाती है तब उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का। और देखिए कि ये जो आपका उत्तल दर्पण है, यहाँ से यहाँ तक उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में आप लोग जानते हैं कि पॉली सतह किधर होती है, पीछे की ओर, और उत्तल दर्पण में पीछे की ओर जब पॉली सतह होती है तो ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण में पॉली सतह किस तरफ होती है, तो दर्पण के पीछे, यानी कि दर्पण के पीछे की तरफ पॉली सतह को लगाया जाता है। उसके बाद आपसे पूछा है कि उत्तल दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ किधर होता है, तो दर्पण के आगे की ओर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब देखिए कि यहाँ पर एक केंद्र है, ये आपका वक्रता केंद्र, और ये आपका फोकस बिंदु हो गया। अब यहाँ तक मानो अनंत से हमने आपको बताया था कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण
कैसे आती है, मुख अक्ष के समांतर। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी भी दर्पण पर कहाँ से आती है, मुख अक्ष के समांतर आती है। और ये है आपका मुख अक्ष, और इसी के समांतर प्रकाश की किरण आएगी। और हमने आपको बताया था कि हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है, और वही 2 किरण हम ले रहे हैं। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर होती है, तो मुख अक्ष के समांतर हो गई। अब हमने आपको किरण आरेख में यह भी बताया था कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, और ये जो है अवतल दर्पण में वास्तव में गुजरती है और उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। मतलब क्या कि आभास होती है। ये हो गया परिवर्तन के पश्चात मान लो इधर निकलेगी और यहां से ये परिवर्तन करके निकल जाएगी। अब दोनों परिवर्तन के पश्चात दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये कभी तो काटेगी नहीं काटेगी, तो इसको हम लोग बड़ियारी काटेंगे आभास करते हुए। देखिए आभास, अब यहाँ पर ये दोनों किरणें बरियारी कट रही आभास करती है। मतलब कि यदि हम लोग इस फोकस बिंदु पर खड़ा हो जाए तो आपको पता चले कि जो परावर्तित किरण जा रही है आपको पता चले कि यहाँ से निकल के जा रही है और यहाँ से हॉय निकल के जा रही है। ठीक है, अब ये दोनों किरणें आपस में नहीं काट रही थी, दोनों किरणों को आभास करते यहाँ पर काट रही है, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। हमने आपको बताया था कि जहां भी दोनों किरणें काटती हुई प्रतीत होगी या फिर वास्तव में काटेगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। और ये काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस प्रतिबिंब की इस आकृति कैसी होगी, आभासी और सीधा। और ये दोनों किरणें कहाँ पर काट रहे हैं, तो फोकस बिंदु पर। और फोकस बिंदु पर देखिए किसका जो प्रतिबिंब बना है, बिंदु आकार के बना है, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब किसका बना है, बिंदु आकार के। ठीक है, उसके बाद देखिए कि दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बिंदु आकार के हो गया। अब आपसे पूछेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, यानी कि प्रतिबिंब जो बना है वो कहाँ पर बना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस बिंदु पर है और दर्पण के पीछे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति फोकस बिंदु पर। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार बिंदु आकार के। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव के भी बारे में हम बता देते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, मतलब कि कैसी किस प्रकार की होती है, तो आभासी और सीधा। या फिर ऐसे पूछे गया कि जब बिंब को अनंत पर रखी हो तब उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। या फिर ऐसे पूछा कि जब बिंब को अनंत पर रखी जाए तब उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी। ठीक है, मतलब वो कितना बड़ा होगा, तो बिंदु आकार के। या फिर ऐसे पूछेगा कि जब बिंब को फोकस बिंदु पर रखी जाए तब, जब बिंब को दर्पण के केंद्र पर रखी जाए तब उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, तो फोकस बिंदु पर। ये फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बने तो फोकस बिंदु पर, छोटा है बिंदु आकार के तो बिंदु आकार के। और उसके बाद देखिए कि ये दोनों किरणें आभास करते हुए काट रही है तो आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगी। ठीक है, तो एक और केस लेते हैं। यदि आप चाहे तो इतना को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, जितना मन उतना डाउनलोड कर दीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, हम इसको रफ कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के दूसरा का केस। दूसरा का केस यह है कि जब बिंब को दूसरा का केस यह है कि जब बिंब को अनंत और ध्रुव के बीच में रखी जाए तब उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा। जब बिंब को अनंत और ध्रुव के बीच में रखी जाए तब उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा। अब देखिए कि ये जो बिंब है ये यहाँ अनंत है और ये आपका ध्रुव, और इन दोनों के बीच में रखा गया है। तो यहाँ से एक किरण हम लेते हैं मुख अक्ष के समांतर और दूसरा किरण लेते हैं दर्पण के केंद्र पर।
ठीक है। अब दर्पण के केंद्र पर तो वास्तव में नहीं आएगी, आती हुई प्रतीत होगी। और ये देखिए कि मुख पक्ष के जो समांतर किरण है वो परावर्तन के पश्चात ऊपर की ओर जा रही है, और ये दोनों किरणें आपस में यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर आभास करती हुई, और यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। अब आप लोग देखिए कि प्रतिबिंब की आकृति कैसी है, तो छोटा है, और ये दोनों किरणें आपस में आभास करती हुई काट रही है। तो आभास करने वाली किरण जब भी प्रतिबिंब बनाती है तो कैसा बनाती है, आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब। उसके बाद पूछेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में। ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में, फोकस बिंदु और ध्रुव, प्रतिबिंब का आकार छोटा। तो आपसे पूछेगा कि बिंब की स्थिति कहाँ पर है, तो बिंब की स्थिति आप लोग देखिए कि दर्पण के केंद्र और अनंत और ध्रुव के बीच में है। और देखिए कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, बनने वाला प्रतिबिंब है उसका स्थिति कहाँ पर है, तो प्रतिबिंब आपका यहाँ पर काटे, यहाँ पर दोनों किरणें काटे तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगी, और यहीं पर ये जो प्रतिबिंब बनेगी तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, फोकस बिंदु और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि प्रतिबिंब की आकृति कैसी है, मतलब कि प्रतिबिंब जो है वो कितना छोटा है या बड़ा है। तो देखिए कि यहाँ पर छोटा प्रतिबिंब, बिंब इतना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब कितना छोटा बड़ा है, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा छोटा। और उसके बाद देखिए कि आपसे पूछेगा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे, मतलब प्रतिबिंब जो बना है किस प्रकार का बना है, वास्तविक बना है कि सीधा बना है। तो आभासी प्रतिबिंब कभी भी तो सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है, तो सीधा प्रतिबिंब। ठीक है। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से पूछेगा कि जब बिंब को अनंत पर रखी जाए तब उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, आभासी और सीधा। उसके बाद जब पूछेगा कि जब बिंब को अनंत पर रखी जाए तब और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी, तो आकृति बिंब को अनंत पर रखी जाती थी तो बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता था। तो इसी प्रकार से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और भी कुछ ज्यादा नहीं है। यदि आप चाहें तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो पीडीएफ है वो बेहद ही सुंदर है और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आप चाहें तो उसे नोट करके लिख सकते हैं। उसको डाउनलोड करने में आपको कोई भी पैसा लागू नहीं किया गया है, वहां से आप चाहें तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक खोलिएगा तो उसमें लिखा होगा कि वीडियो नंबर 5 का पीडीएफ, वीडियो नंबर 6 का पीडीएफ, वीडियो नंबर 7 का पीडीएफ, वीडियो नंबर 1 का पीडीएफ, इसी प्रकार के लिखिएगा। अब जै नंबर आप वीडियो देख रहे हैं उस नंबर वीडियो का आप लोग टच करेंगे और वहां पर जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका पीडीएफ। ठीक है। पीडीएफ में कोई चेंजिंग नहीं, जितना बोर्ड पर पढ़ाया जाता है उस सब को मिलाकर बता दिया जाता है पीडीएफ में, ताकि बच्चा को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। क्योंकि वीडियो तो चल रहा है, वीडियो को पॉज करके लिखना बहुत ही बेहद मतलब कि मन बोर हो जाता है, इसीलिए हमने सोचा कि इसको पीडीएफ बना के डाल दिया जाए ताकि बच्चा को दिक्कत ना हो। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक।